बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में हर साल लाखों अफराद दिल की बीमारियों की वजह से फौत हो जाते हैं। कुछ अर्सा पहले तक ये बीमारियां सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों तक महदूद थीं, मगर अब नौजवानों में भी इनकी शरह बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है और हम इस शरह को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद अकबर खान, जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ैनब गयूर ने, जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बतौर माहिर ग़िज़ायात अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। सर, आप लोग जानते हैं जैसे कि हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और इस साल का थीम डोंट मिस अ बीट हमें ये याद दिलाता है कि हमने अपनी दिल की सेहत को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना है। तो सर, इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपके पास रोज़ाना क्लिनिक में कई तरह के पेशेंट्स आते होंगे, तो वो यूजली दिल की किन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम अक्सा, और थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक। का बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और क्यों ये हम कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है कि WHO की जो लास्ट पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट आई है एपिडेमियोलॉजी पे, उसमें 2019 की वो रिपोर्ट है और उसके अंदर उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर 1999 की जो रिपोर्ट थी उसमें 5वें और 6ठे नंबर पे थे उन वजूहात में से जो पाकिस्तान की आवाम में अमवात की वजह बनती हैं। और 2019 की रिपोर्ट में आया कि ब्लड प्रेशर जो है वो पाकिस्तान में मरने की सबसे आम वजह है और हार्ट अटैक नंबर 2 पे आ गया। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तानी अवाम में इस वक्त जो मरने की सबसे आम वजह वो यही है। और एज़ कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली इन्हीं अमराज के साथ आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन मसला है। ब्लड प्रेशर एक बड़ा कॉमनली इग्नोर्ड मसला है। बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है, लेकिन बदकिस्मती से क्यों कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में अलामात नॉर्मली उनको फील नहीं होती हैं, इसलिए लोग उसको ईजी लेते हैं और उसको कई दफ़ा एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हमें ब्लड प्रेशर का इशू है, क्योंकि वो एज सच कोई आपको दर्द या कोई और सिम्टम नहीं देता अनटिल एंड अनलेस कि उसकी वजह से आपको या हार्ट अटैक हो या अनफॉर्चुनेटली फालिज हो। सेकंड नंबर पे हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक्स के बीमारी है और यही मरीज़ सेकंड नंबर पे हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन बीमारी है जिसके साथ आते हैं। इसकी पाकिस्तानी अवाम में हार्ट अटैक और फालिज ज़्यादा होने की एक इंतहाई आम वजह हमारी फैमिली हिस्ट्री है। ये जो पूरी साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह आते हैं, इस सब में हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की बीमारी है, जिसके अंदर हमारे जिस्म का अपना पैदा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारा जिस्म एक्स्ट्रा जो मिकदार बन जाती है उसको जिस्म से इफ़ेक्टिवली खारिज नहीं करता और वो हमारे दिल की रगों पे, दिमाग की रगों पे जमना शुरू होता है ओवर टाइम और इवेंचुअली 30, 40, 50 ईयर्स की एज में ही हार्ट अटैक की वजह बनना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस टीनेज ईयर्स में शुरू हो जाता है। इसलिए अगर हमारी आवाम में ये अवेयरनेस नहीं है कि ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक्स शामिल हैं, कि उनके पेरेंट्स में या फर्स्ट कज़न्स में या फर्स्ट रिलेटिव्स में कोई शख्स 30, 40, 50 साल की उम्र में फालिज से या हार्ट अटैक का शिकार हुआ है, तो ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग टीनेज ईयर में होनी चाहिए। और अगर उनके ऐसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो हमें पता है कि आम तरीन वजह हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट अर्ली ईयर से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। सर, जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र किया था कि पहले हम सुनते थे कि सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को दिल की बीमारी है या जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, उन्हें ही सिर्फ दिल की बीमारी होती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं आए दिन हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं कि एक नौजवान जो बज़ाहिर बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन अचानक से उसको हार्ट अटैक हो जाएगा या दिल की कोई बीमारी हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो आपके ख्याल में नौजवानों में इन बढ़ते मसाइल की जो ये शरह है, इसमें इजाफे की वजह क्या है? दो बड़ी वजह हैं। हमने भी बात की थी कि पाकिस्तान में सबसे आम वजह मरने की ब्लड प्रेशर है। पूरी दुनिया में हार्ट अटैक या फालिज होने की जो सबसे कॉमनेस्ट वजह मानी जाती है वो फैमिली हिस्ट्री मानी जाती है। और अगर आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो तकरीबन हर एक की फैमिली में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा है कम अज़ कम जिसको अर्ली ईयर्स में ही 40s या 50s में ही हार्ट अटैक का मसला या फालिज हुआ है। ये जो बीमारी है, ये जो नस्ल दर नस्ल चलती है, ये एक फिनोमेना या जिसको कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ ये है कि इसको जेनेटिक एंटिसिपेशन कहते हैं कि हर सब्सिक्वेंट जनरेशन यानी हर अगली नस्ल में ये बीमारी पहले से जल्दी आती है। अगर आपके पेरेंट्स में 60s में थी तो हो सकता है कि आपको 50s या 40s में आ जाए। तो एक तो वजह ये, और ये पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर, यानी सबसे हम जो बाकी रिस्क फैक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको वो हैं
तो आपको दिल का मसला हो सकता है, इसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सिगरेट नोशी है, उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर ये फैमिली हिस्ट्री है और ये पाकिस्तानी अवाम में बहुत कॉमन है। सेकंड नंबर पे हमारा लाइफस्टाइल और ग़िज़ा है, जिसके ऊपर मैडम मेरे से बहुत बेहतर बताएंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जो टच करना चाहता हूँ वो ये कि जो हमारी डीप फ्राइड और इंडस्ट्रियल कुकिंग वाली फूड आइटम्स हैं, ये बॉडी में एक चीज़ बढ़ा देते हैं जिसको सोजन या इन्फ्लेमेशन का लेवल कहते हैं। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर एक इंसान सिगरेट पीता है तो जिस्म में सोजन का जो लेवल है जो कि हार्ट अटैक कॉज कर सकता है वो 2 से 3 घंटे के लिए बढ़ जाता है हर सिगरेट के बाद। जबकि आप डीप फ्राइड आइटम कोई खाते हैं, स्पेशली पाम ऑयल में जो इंडस्ट्रियल कुकिंग है, उसके बाद ये सोजन जो है या इन्फ्लेमेशन का जो लेवल है ये ऑलमोस्ट 8-10 घंटे तक बढ़ा रहता है। और अगर आप इस किस्म की ग़िज़ा कंज्यूम करके सीधा लेट गए हैं और सो गए हैं तो ये सोजन का लेवल आपको ज़्यादा डैमेज कर सकता है वर्सेस ऐसे शख्स के जो ऐसी ग़िज़ा कंज्यूम तो कर रहा है लेकिन उसके बाद 2-3 घंटे उसने हज़म किया है, वॉक वगैरह की है, उसको डाइजेस्ट किया है और फिर ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये सोजन के लेवल को इन जनरली बॉडी में नीचे ले आती है। तो सिगरेट नोशी, ये गलत किस्म की खुराक और पुअर लाइफस्टाइल अलॉन्ग विद ये गलत हमारी फैमिली हिस्ट्री है जो अनफॉर्चुनेटली हम चेंज नहीं कर सकते, ये 2 मेन वजह है कि हमारी हम रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा इसका चर्चा है कि हम बहुत यंग लोगों को देख रहे हैं मुसलसल, कभी इधर से खबर आ रही है अनफॉर्चुनेटली, कभी कहीं और से कि किसी को अचानक हार्ट अटैक हो रहा है, कोई अचानक फालिज हो रहा है। तो ये पीछे 2 बड़े अवामिल तो यही हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, जैसे कि अभी डॉक्टर असद ने भी जिक्र किया कि ख़ुराक का इसमें एक बहुत अहम रोल है और वैसे भी हम देखते हैं कि ख़ुराक हमारी अगर हम अच्छी ख़ुराक लेते हैं तो कहते हैं कि सेहत भी अच्छी होगी, अगर ख़ुराक सही नहीं होगी तो हमारी सेहत पे भी असरअंदाज होगी। तो जो कुछ इन्होंने जिक्र किया उसके अलावा हमारी कौन सी ऐसी आदत हैं, गलत आदत हैं ग़िज़ा के हवाले से जो हमारे दिल को नुकसान पहुँचाती हैं और बिलखुसूस नौजवानों में इस दिल की बीमारियों की बढ़ती शरह की वजह बन रही हैं? बिल्कुल अक्सर जैसे डॉक्टर असद ने बात की कि एक तो हमारा जो है ना जेनेटिक बैकग्राउंड होता है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, लेट्स सपोज जैसे हम जेनेटिक बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हमारा लाइफस्टाइल जिसमें अगेन मैं कहूँगी कि हमारा एशियन कुजीन अगर हम देखें, हम डीप फ्राइड फूड्स को छोड़ दें, अगर हम फ्राइड फूड का ना भी रखें, हमारी रूटीन का खाना ही डीप फ्राइड होता है। हम अगर रूटीन का अपना सालन बनाते हैं, हम अच्छा खासा उसको फ्राई करते हैं, वो चीज़ें करते हैं, तो सम टाइम ये होता है कि आपका जो लाइफस्टाइल होता है और वक्त के साथ साथ अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हमारे तो बुज़ुर्ग देसी घी लेते थे, ये चीज़ें लेते थे, वो ये भी खाते थे, वो भी खाते थे, उनको कुछ नहीं हुआ, वो 80 ईयर्स तक सर्वाइव किया बग़ैर किसी कोमॉर्बिड के। तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि देखिए बैलेंस डाइट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है या अच्छा खाना बुरा खाना एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। आपका जो लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक आप क्या खा सकते हैं वो मैटर करता है। डेफिनेटली हमारे अगर एंसेस्टर्स ये सारे बुज़ुर्ग वो चीज़ें खाते थे तो उनका लाइफस्टाइल फ़िज़िकल एक्टिविटी उसके हिसाब से थी। आजकल मुझे बताएं एक छोटा सा बच्चा जो पहले बाहर खेलता था, बाहर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी खेलता था, आजकल हमारे बच्चे हम उनको ज़बरदस्ती कहते हैं कि बेटा जाके आप खेल लें। वो उनके पास टैबलेट होते हैं, आईपैड्स होते हैं और अगर आप मतलब 24 आवर्स तक भी उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करें तो उनको खाने पीने किसी चीज़ का होश नहीं होता। तो एक छोटे लेवल बहुत छोटी एज में भी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। द अदर थिंग कि जो हमारे खाने पीने की प्रैक्टिसेस है, अगर मैं आपको बताऊँ सिंपल बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, अक्सर हमारे पास पेशेंट कहते हैं कि भाई आप जो हेल्दी डाइट की बात करते हैं ना वो तो इतनी महंगी है, आप कहते हैं कार्डियक डिजीज़ हैं तो आप नट्स लें, ये लें, वो तो इतनी महंगी है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि देखिए महंगी की बात नहीं है, ठीक है, आप अपने बेस लाइन से स्टार्ट करें, अपने घरों से स्टार्ट करें। हम खाना खाते हैं, सिंपल एक प्रैक्टिस है, हम खाना खाते हैं। पहली बात तो ये कि हम खाने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक यानी रोटी चपाती मतलब थोड़े से सालन के साथ बहुत सारी रोटी या चावल इस तरह की चीज़ लेने के मतलब हम जब कार्डियक डिजीज़ की बात करते हैं हमारा पहला फोकस होता है कि हमने चिकनाई कम करनी है। लेकिन मैं कहती हूँ कि चिकनाई से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या हम कार्बोहाइड्रेट, हमारे मैक्सिमम लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल बड़ा होता है, ठीक है, जिसको आम ज़बान में हम खून की चर्बी कह सकते हैं। तो अगर वो बड़ा होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल कार्बोहाइड्रेट का है। हमारी प्रैक्टिस क्या है कि एक तो हम एक वक्त में बहुत ज़्यादा रोटी चपाती खाने वाले लोग हैं, उसके फ़ौरन बाद अभी हमने खाने की ट्रे उठाई नहीं होती, फ्रूट की ट्रे हमारी आ जाती है विच इज़ अगेन अनदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे कुछ प्रैक्टिसेस उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा 180 डिग्री पे
डाइवर्जन की ज़रूरत नहीं होती, बस जो हम अपनी लाइफस्टाइल वो कर रहे हैं उसमें हमें कोई महंगी महंगी चीज़ें भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है जो अक्सर हम जो है ना मतलब इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये तो कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ा एक फ़ैक्टर है और ये चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के कोमॉर्बिड्स को इफ़ेक्ट कर रही हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो दिल के मरीज़ों को बिल्कुल मना कर दी जाती हैं, देसी घी है, मक्खन है, गोश्त है, नमक है, और कुछ लोग जो है इसके शौकीन होते हैं, उन्हें पसंद होता है देसी घी खाना, मक्खन वगैरह, गोश्त वगैरह उन्हें बहुत पसंद होता है। तो ये बताएं कि ये क्या मतलब कितना नुकसानदेह हो सकते हैं और क्या ये बिल्कुल उनको मना है या थोड़ी बहुत मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं? अक्सर ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि हमारे मतलब अक्सर पेशेंट आते हैं तो वो हमें कहते हैं कि मैं मतलब सैलेड खाता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा सा ना ऑलिव ऑयल डाल के लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, वो मेडिटेरियन डाइट में ना ऑलिव ऑयल को सैलेड के साथ, तो मैं उनसे कहती हूँ वो सालन रोटी और कौरमे और निहारियाँ नहीं खाते अगर वो सैलेड्स के ऊपर ऑलिव ऑयल डालते। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपके लिए देसी घी, रेड मीट हो गया या ये बाकी चीज़ें जो आपने बताई, ये बंद नहीं होती, ठीक है, किसी भी सूरत में किसी भी डिजीज़ में बंद नहीं होती। चूँकि आपको पता है बीइंग अ नेशन, हम ऐसी नेशन है कि अगर हमें मना ना किया जाए तो फिर हम मतलब हाथ खोला रखते हैं। तो इस वजह से अगर मैं आपको एक सिंपल रेड मीट की मिसाल दूँ तो आपको पूरी वीक में ऑलमोस्ट 8 ऑunce तक मैक्सिमम आप रेड मीट ले सकते हैं। आप मुझे बताएं, अगर हमें मतलब कहीं भी जाते हैं हम रेड मीट खाने बैठते हैं तो 8 ऑunce तो हम एक वक्त में ले लेते हैं। तो वो चीज़ मैटर करती है, आपकी क्वांटिटी मैटर करती है। एंड द अदर थिंग कि 90s में ये कहा जाता था कि एग योक जो है कार्डिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए। एग योक अगर आप एक इसके साथ एक सिंपल सी बात देखें कि हम एग वाइट्स का ऑमलेट बना के खुश होते हैं, लेकिन एग योक हम कहते हैं भाई मैं एग वाइट्स ले रही हूँ। तो मसला ये है कि आपका ओवरऑल फैट इंटेक कितना है, ठीक है। जैसे अभी डॉक्टर असद ने बताया कि हमारी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब बहुत 10% ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में हम डाइटरी सोर्सेज से लेते हैं, बाकी हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही होती है। तो आपकी बॉडी का ओवरऑल जो है आपका लाइफस्टाइल उसके साथ मैटर करता है। ये वो बाकी चीज़ें ये है, अगर आप एतदाल में रह सकते हैं, ठीक है, और आपके बाकी कोमॉर्बिड्स उसकी इजाज़त देते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि देखिए पराठा आपको किसी सूरत भी अलाउ नहीं है, चाहे वो ऑलिव ऑयल का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो फ्राइड आइटम्स डेफिनेटली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इन्हेंस करते हैं, तो उसके लिए आप किसी भी सोर्स में आप यूज़ करेंगे तो इफ़ेक्ट करेगा। कुछ हमारे बुज़ुर्ग अफराद ऐसे हैं जिनका मतलब देसी घी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि अगर आप अपने पोर्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, ओवरऑल बाकी फ़ैट इंटेक को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड आप ले सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप सोचें कि मैं ऑलिव ऑयल भी साथ ले रहा हूँ और मैं बाकी चीज़ें भी ले रहा हूँ और फिर मैं देसी घी भी पराठा बना के ले रहा हूँ, तो उस तरह फिर वो नहीं होता। एग्स आप बिल्कुल ले सकते हैं, एग वाइट रेफरेंस प्रोटीन है, आइडियल प्रोटीन है, आप ले सकते हैं। योग अगर आप लेना चाहें और आपका लिपिड प्रोफाइल का थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री अच्छी ना हो तो आप दिन में एक योग कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है फिर आपको अलाउ नहीं होता। ये बहुत सी ऐसी बातें जो मैं रूटीन में अपने पेशेंट को एग्जैक्ट यही बता रहा हूँ। तो एक जो ऑलिव ऑयल की बात की है उसके ऊपर हमारा इस्लामिक बिलीव तो है कि जैतून के तेल में शिफा भी है। तो साइंटिफिकली जो वाहिद डाइट है जिसने मैडम ने भी जिक्र किया है, वाहिद डाइट जिसने आज तक प्रूव किया है कि उससे हार्ट अटैक के रिस्क में कमी आई है, वो मेडिटेरेनियन डाइट ही है और उसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उनका ऑलिव ऑयल ही है। और ऑलिव ऑयल के ऊपर एक स्टडी है जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन की मेनली में बेस्ड है और ये हमारा कार्डियोलॉजी का जो सबसे हाईएस्ट रैंक जर्नल है, जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें 2022 में पब्लिश हुई है। और उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप आधा चम्मच ऑलिव ऑयल, डजंट मैटर कि वो फ्रेशली प्रेस्ड है या वो रूटीन है ज़रा सा पुराना है, एज लॉन्ग एज या लाइट है या EVO है, जिस भी किस्म का एटलीस्ट प्योर होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, आधा खाने का चम्मच अगर आप दिन में लेते हैं तो उससे आपके हार्ट अटैक, फालिज वगैरह का रिस्क ऑलमोस्ट 17 to 20% कम हो जाता है। और किसी भी वजह से मरने का रिस्क, जिसको ऑल कॉज मॉर्टेलिटी कहते हैं, किसी भी वजह से मरने का रिस्क ऑलमोस्ट 17% कम हो जाता है। और इसके लिए जो क्वांटिटी उन्होंने रिकमेंड की है वो सिर्फ आधा खाने का चम्मच है। तो मेरा ख्याल है अगर डाइट में कोई लोग चीज़ ऐड करना चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड कि मैडम जिस तरह हमने बड़ा अच्छा बताया कि अगर आप फ्राई करके या पराठा उसमें बना के देते हैं उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी जो सारी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं कि वो जल जाती हैं। हम बात करेंगे फ्रेश या सैलेड पे डालें या डायरेक्ट उसको चम्मच को लें, तो उसकी वजह से आपको फ़ायदे मिल सकते हैं।
सर हम जैसे लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, तो आजकल हमारी रूटीन कुछ इस तरह की है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो ना तो हमारे पास कोई रेस्ट करने का टाइम है, ना तो प्रॉपर नींद हमारी पूरी होती है, और फिर स्ट्रेसेस इतने ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, उसके अलावा हमारे इतने स्ट्रेसेस होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कैसे हमारे हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करती हैं? ये स्ट्रेस जो है ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हर मरीज़ का शायद या दूसरे मरीज़ का एक क्वेश्चन है कि क्या मुझे स्ट्रेस की वजह से तो ये बीमारी नहीं होगी। पहली बात तो ये कि ये स्ट्रेस सिर्फ मेंटल नहीं होता है, फिज़िकल स्ट्रेस भी काउंट करता है, और फिज़िकल स्ट्रेस के अंदर लेट नाइट जागना भी है, फिज़िकल स्ट्रेस में लेट नाइट तक खाना पीना भी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को तो स्ट्रेस दे रहा है, आप जो भी खाना खाएंगे बॉडी ने उसको कंज्यूम करना है। जो हमारी बॉडी का नेचुरल स्ट्रेस को बेयर करने का तरीका है वो क्या है कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर दो वक्तों में स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एक 2 बजे के करीब और एक फिर दोपहर को 11-12 बजे के करीब। इनका मकसद क्या होता है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स 1-2-3 बजे निकलते हैं शाम, मतलब अर्ली मॉर्निंग के करीब, उनका मकसद होता है कि बाय द टाइम ये फजर का टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, तब तक आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स आ जाएं और आप सुबह अर्ली मॉर्निंग काम करने के लिए रेडी हो जाएं। सेकंड सर्ज जो आती है इसमें वो 11-12 बजे के करीब आती है। अगेन उसका मकसद ये होता है कि जो सेकंड शिफ्ट है आपकी काम की, जिसमें आप दोपहर 3-4-5 बजे तक काम करेंगे, आपकी बॉडी को उसके लिए ट्यून करती है। स्ट्रेस हार्मोन्स बेसिकली आपकी बॉडी में से ग्लूकोज निकालते हैं और आपकी बॉडी के मसल्स को अटेंटिव कर देते हैं कि अब हमने काम करना है। ये दो वो टाइम्स हैं जिसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स ने निकलना है और बॉडी ने इसमें आइडियली इन टाइम में काम करना चाहिए। और इन दो स्ट्रेस हार्मोन का शाम में ना निकलने का मकसद इज़ कि बाय द टाइम ये 5-6 बजे का टाइम होता है आपकी बॉडी कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। सारे दिन में जो आपकी बॉडी में तोड़ फोड़ हुई है उसने रात को रिकवर करना है जब आपने सोना है। अगर आप रात को सही नहीं सो रहे हैं और आप दिन में लेट सो रहे हैं, एक तो अब जब आप दिन में लेट सो रहे हैं तो ये जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स निकल रहे हैं ये आपकी सोते में भी जो आपकी रिकवरी है उसको हैम्पर कर रहे हैं, उसको इम्पेयर कर रहे हैं। क्यों? जब हमने सोना है तो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर भी 10% नीचे गिरना चाहिए और हार्ट रेट भी 10% नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके सोते के टाइम पे आपके स्ट्रेस हार्मोन निकले हुए हैं, आपकी हार्ट रेट भी तेज़ है, आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर है, तो आपके हार्ट की तो कोई रिकवरी नहीं हो रही। नंबर 2, फिर जब आप रात को काम कर रहे हैं उस वक्त जिस वक्त बॉडी ने सोना था, तो अब आपकी बॉडी ने काम करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स निकालने, तो आपकी बॉडी में एक तरह से 2 टाइम्स की बजाय 4 टाइम्स ये स्ट्रेस हार्मोन्स निकल रहे हैं। ये वो हार्मोन्स की बात हो रही है जो अभी मेंटल स्ट्रेस पे तो हम आए ही नहीं है, ये तो फिजिकल स्ट्रेस है जो रात को लेट जागने या लेट काम करने से। तो एक तो आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत मेजर इशू है, लोग रात को लेट सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं या सुबह जल्दी उठ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, तो वो आपकी बॉडी में तोड़ फोड़ की बहुत बड़ी वजह है। ये जो ओबेसिटी है, वज़न बढ़ने की एक बहुत कॉमन वजह गलत टाइम पे सोना है, मैडम मेरे से बेहतर बताएंगी। और नंबर 2 जो मेंटल स्ट्रेस है, अगर आप मेंटल स्ट्रेस पे आते हैं वो तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये जो आपका फिजिकल स्ट्रेस है ये तो चलो किसी एक सीक्वेंस में आप रात को काम करते हैं तो रात 12 बजे निकलता है, 2 बजे निकलता है। लेकिन अगर मेंटली आप स्ट्रेस्ड हैं और अपनी जॉब प्लेस से खुश नहीं है या घर में कोई मसला है या कोई ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स कॉन्स्टेंटली 24 घंटे निकले हुए हैं और उसके अंदर तो आपकी बॉडी को रिकवरी का कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है। और अगर बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं आम लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ कि घोड़ा कब तक भागता रहेगा, इवेंचुअली इट्स गोइंग टू टायर आउट एंड फॉल डाउन। तो आपकी बॉडी भी इसी तरह अचानक गिरती है कि आप अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं कि मैं कोप कर रहा हूँ, लेकिन हर इंसान को, हर जिस्म को रिकवरी की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। अगर आप रेस्ट गलत टाइम्स पे कर रहे हैं और उन गलत टाइम में भी आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपकी बॉडी को स्ट्रेस नहीं मिल रहा है। और ऐसी बॉडीज़ बहुत कॉमनली और बहुत ईजीली किसी भी छोटे से हार्ट अटैक से बहुत मेजर मसले का शिकार हो सकती है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मौत भी शामिल है। सर हम देखते हैं जब भी कोई भी बीमारी होती है, हम किसी भी तरह से हमारी तबीयत ख़राब होती है तो कुछ साइंस हमारी बॉडी हमें दिखाना शुरू हो जाती है कि बताने के लिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग। लेकिन जो जिस तरह का हमारा कल्चर है, जिस तरह की हमारी हैबिट्स हैं, हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जब तक वो बिल्कुल एक सिवियर हमारी कंडीशन नहीं हो जाती है। तो मुझे बताइए कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो यूजली आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि वो कौन से अर्ली साइंस हैं हार्ट डिजीज़ के जिनको वो इग्नोर करते हैं और फिर जब आपके पास आते हैं तो कंडीशन उनकी ख़राब हो चुकी होती है? आदमियों में फॉर्चुनेटली ये मसला इतना मुश्किल नहीं है डायग्नोज करना। 90% आदमियों में जो दिल की लामात है ना वो बड़ी क्लासिक हैं कि आपको सीने में दर्द हो रहा है, गर्दन में जा रहा है, सांस चढ़ रहा है, पसीने आ रहे हैं। 90% आदमी बड़े अच्छे डायग्नोज हो जाते हैं अर्ली कि आपको चलने फिरने पे पहले ये सिम्टम्स आते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो
जितना चलने पे आ रहे हैं वो डिस्टेंस कम होता जाता है, चढ़ाई पे पहले आता है और फिर इवेंचुअली आपको रेस्ट पे भी सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसे लोग जो अनफॉर्चुनेटली एक्सरसाइज नहीं करते उनको कई दफ़ा ये पता ही तब चलता है जब बिल्कुल हार्ट अटैक हो जाता है। अदरवाइज एंजाइना हम इसको कहते हैं, जिसमें आपको चलने फिरने पे पहले अलामत आनी शुरू होती हैं और बैठने या खड़े हो जाने पे वो अलामत रिकवर हो जाती हैं। फीमेल्स में ये मसला थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलमोस्ट 40% फीमेल्स में क्लासिक सिम्टम्स नहीं होते और उनमें हम कहते हैं कि फीमेल्स में एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। वो जो 30-40% ख़वातीन हैं जिनको सीने में दर्द नहीं हो रहा, उनमें सबसे कॉमन अलामत सांस का चढ़ना है। अगर आपको एक्सर्शन पे सांस चढ़ रहा है, और सबसे आम तरीका और सबसे इजी तरीका इसको देखने का ये है कि अगर आपके एज ग्रुप के लोग आपके साथ या आपके पीयर्स या आपके दोस्त इकट्ठे वही सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आपका सांस उनके मुकाबले में ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो फिर आपके अंदर कोई मसला है। हमारे पाकिस्तान में जो आपने कहा था कि हम इग्नोर कर देते हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि उस दिन मेरे पास एक पेशेंट थी, शी वॉज बेयरली 50 ईयर्स ओल्ड, और उसका वो बेचारी बताने यही चाह रही थी बार बार कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस चढ़ रहा है, और उसका बेटा जो अभी 20-25 साल का है और वो मुसलसल उनको स्नब करके कह रहा था कि जी एज हो गई है ना। अब 50 साल इज़ नो एज कि आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाए, और ऑब्वियसली वो औरत राइटली कंसर्न थी कि मुझे सांस क्यों चढ़ रहा है सीढ़ियाँ चढ़ने पे। ये सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस चढ़ना फीमेल्स में एक बड़ी कॉमन अलामत है एंजाइना की, और इसको ख़ास तौर पे अगर आपको और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। लास्ट चीज़ ये कि 50 ईयर से ऊपर की जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर अगर एग्जैक्ट वही रिस्क फैक्टर्स हों जो एक आदमी के हैं 50 साल की उम्र के, यानी मोटापा भी उतना ही हो, डायबिटीज़ भी हो, तो फिर भी इस खातून को मर्द की निस्बत आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज हार्ट अटैक का रिस्क डबल है। और इससे भी अनफॉर्चुनेट ज़्यादा बात यह है कि अगर यही दो बंदों को एक ही रंग का हार्ट अटैक हो, एक मर्द है जिसको वही रिस्क फैक्टर्स हैं, एक फीमेल है जिसको वही रिस्क फैक्टर्स हैं, तो औरत के उस हार्ट अटैक में मरने का चांस डबल है। तो इसलिए ख़वातीन के अंदर ये बहुत ईजिली इग्नोर्ड और मिस्ड चीज़ें हैं। सांस चढ़ना ख़ास तौर पे, तो उस अलामत को बिल्कुल ईजी ना लें, और अगर आपको ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको डेफिनेटली अर्ली मुआयना और मशवरा करवाना चाहिए। जो बेसिक चीज़ है वो ये कि एक्सर्शन के ऊपर अगर आपको अलामत आ रही हैं सांस चढ़ने की, सीने में दर्द की, कंधे में दर्द की, जबड़े में दर्द की, तो उसको बिल्कुल ईजी मत लें और उसको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर फीमेल्स में वही सिम्टम्स होते हैं तो उनमें डेथ का रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? फीमेल्स के अंदर कई वजह हैं। एक, उनके जो हार्ट की एजिंग है वो डिफरेंट है, आदमियों के हार्ट की एजिंग इज़ डिफरेंट। फीमेल्स के अंदर हार्ट की स्टिफनेस ज़रा जल्दी आती है, जिसको डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। आदमियों में स्टिफनेस थोड़ी लेट आती है। फीमेल्स अगर एक्सरसाइज नहीं करती तो उनके हार्ट के अंदर को थोड़ी देर के लिए भी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो, जो कि हार्ट अटैक का बेसिकली मतलब क्या है कि उस हार्ट के हिस्से को खून की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। खून की सप्लाई का मेन एक मकसद ऑक्सीजन की फ्राहमी है, और ऑक्सीजन इज़ लाइक फ्यूल। जो ऑक्सीजन टिश्यू को मिलता है तो टिश्यू को पेट्रोल मिलता है और टिश्यू अपना काम करता है। जैसे ही वो टिश्यू यानी दिल का पट्टा ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी, वो अपना काम करना रुक जाएगा, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी रग कट हुई है उतना बड़ा हिस्सा दिल का इफेक्ट होता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं रूटीन में और हैवी एक्सर्शन के आदी हैं, जिसमें थोड़ा सा शायद आदमी ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि वो बाहर भी काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर इस ऑक्सीजन की सप्लाई जो कट ऑफ होती है उसको बेयर करने का, उसको टॉलरेट करने का सॉर्ट ऑफ बैकअप थोड़ा ज़्यादा है। उनके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनमें ऑक्सीजन रिजर्व्स को यूज़ करने की सलाहियत थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके अंदर जो एक्सरसाइज के आदी नहीं है। तो इसलिए कुछ वजह हैं, कुछ वजह अभी तक अनडिस्कवर्ड है जिन पे काम हो रहा है कि इन वजहों की वजह से फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक की शरह भी ज़्यादा है आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, और अगर उनको वही हार्ट अटैक हो तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जान जाने की भी चांसेस ज़्यादा हैं। सर, अक्सर हम देखते हैं कि अचानक से हमें सीने में दर्द होता है, कभी वो हल्का होता है और कभी इतना सिवियर होता है कि आप मूव नहीं कर पाते हैं, बट होता वो थोड़े से टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होगा या विद इन अ मिनट वो ठीक हो जाएगा, एंड समटाइम्स इट फील्स लाइक इट्स अ हार्ट अटैक। तो क्या ये वाकई में हार्ट अटैक होता है या फिर एक नॉर्मल सी बात है? ये जो हमारा चेस्ट का एरिया है इसके अंदर बहुत से ऑर्गन्स हैं, मसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, स्किन भी है, हड्डियाँ भी हैं, दिल भी है, फेफड़े भी हैं, मैदा भी है। तो यहाँ पे अगर दर्द होता है तो ये इनमें से किसी भी चीज़ से आ सकता है।
टिपिकली जो दिल का दर्द होता है अगर वो 15-20 मिनट से ज़्यादा हो तो वो एक हार्ट अटैक होता है, अगर वो 15 मिनट से जल्दी ख़त्म हो रहा है तो एंजाइना हो सकता है। लेकिन जो हार्ट का टिपिकली दर्द होगा, एक तो वो बिल्कुल एक जगह पे लोकलाइज नहीं होगा, वो ऐसा दर्द नहीं हो सकता कि आपको किसी को कहें तो वो आपको उंगली लगा के बता सके कि एग्जैक्ट इस जगह है। अमूमन वो फैला हुआ होगा और हार्ट का दर्द कभी भी अकेला नहीं आता है, एक तो वो या गर्दन में जा रहा है या बाजू में जाता है और साथ उसके पसीने भी आ रहे होते हैं, दिल डूबता फील हो रहा होता है। इसके मुकाबले में जो मैदे का दर्द है वो अमूमन कई वक्त खाली पेट रहने से आता है। कभी कभार एक दर्द जो कंफ्यूज करता है कार्डियोलॉजिस्ट को भी, वो खाने के बाद का दर्द है कि खाना खाते हैं उसके बाद जो दर्द होता है वो मैदे से भी हो सकता है और हार्ट से भी हो सकता है। मस्कुलर दर्द और हार्ट के दर्द में बड़ा मेजर डिफरेंस है कि मसल का दर्द अमूमन आपको तब आता है जब आप रेस्टिंग फेज में हैं, रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं, आपने 2 दिन पहले क्रिकेट खेली थी या कोई स्पोर्ट्स खेली थी या कोई वज़न उठाया था, उसके 1 या 2 दिन बाद आपको दर्द फील होता है। जबकि हार्ट का पेन इज़ टोटली ऑपोजिट, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दौरान में आएगा और जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो वो अमूमन ठीक हो जाएगा। तो सही, जिसका मैंने जिक्र किया, ये जो अचानक से होता है, अचानक और कुछ सेकंड के लिए, और अगर आप लेटे हुए बैठे हुए तो अमूमन ये मस्कुलर पेन होती है। तो ये इतना सीरियस नहीं है, ये अमूमन सीरियस नहीं है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है और इसके साथ आपको और सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी सांस भी चढ़ रहा है या पसीने आ रहे हैं, दिल डूबता फील हो रहा है, फिर तो ये सीरियस हो सकता है। अगेन ये हर मरीज़ की स्टोरीज डिफरेंट। हमारी कार्डियोलॉजी में जो पेशेंट का हम डायग्नोसिस बनाते हैं उसमें 70% तो बात ही सारी पेशेंट की हिस्ट्री है, तो सिर्फ एक लाइन की बेस पे तो नहीं आप बता सकते, लेकिन अमूमन अगर कुछ सेकंड के लिए हो रहा है और चलने फिरने पे नहीं है, आप वॉक करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उस पर ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब ये अमूमन मस्कुलर पेन है। लेकिन अगर अचानक है और आप चलते फिरते हैं, उस पर बढ़ जाता है, साथ पसीने भी आ रहे हैं, तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये बताइए कि हम हमेशा बैलेंस डाइट की बात करते हैं कि हमारी खुराक में फल, सब्जियां, सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए, लेकिन जब हम एक तरफ ये कहते हैं कि लेट्स से हमने दिल की सेहत का ख्याल रखना है, दिल का ख्याल रखना है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक कोई डाइट फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया कि लोगों के माइंड में होता है कि कोई मखसूस खुराक, हमें ये भी चीज़ खानी है, ये भी चीज़ खानी है, बट कंसिडरिंग जो हमारी सिचुएशन है, आजकल के हालात हैं, फाइनेंशियल लोगों की सिचुएशन है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उस तरह की चीज़ें। तो ऐसे में आप ये बताइए कि वो कौन सी खुराक है जो ईज़िली अवेलेबल भी हो, अफोर्डेबल भी हो, जो एक आम इंसान अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सके और जो हमारी दिल की सेहत को बेहतर बना सकती है। बिल्कुल अक्सर आपने सही कहा। अक्सर ये जुमला हमें सुनने को मिलता है कि खाना पीना जो बैलेंस डाइट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। महंगाई अपनी जगह है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बैलेंस डाइट बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होती। पेशेंट को हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखिए, आप ये रिसोर्सेज अपने देखें, ठीक है, आप जो रूटीन में खाना बना रहे हैं, अगर हम सिंपल सी मिसाल दें, आप रोटी रोज़ खाते हैं, ठीक है, आपके घर में आटा आता है, तो उसमें कुछ अपनी मतलब 180 डिग्री पे चेंजेस ना करें, अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस करें। आपके घर में आटा आता है, बजाय इसके कि आप वाइट आटा लेके आएँ, ठीक है, आप चक्की वाला आटा लेके आएँ, बग़ैर छाने में इस्तेमाल करें। आपके घर में सब्ज़ी बनती है, ठीक है, जो भी सब्ज़ी में कोई भी स्पेसिफाई नहीं करिए, जो भी सब्ज़ी बनती है उसमें मतलब एक पोर्शन रख ले सैलेड का, ठीक है। हमारा थोड़ा सा कल्चर ये है कि हम अगर घर में अपने डिनर सेट की प्लेट्स में देखें, तो मैं हमेशा मतलब पेशेंट से ये डिस्कस भी करती हूँ कि हम कहते हैं कि जो डिनर सेट में जो सबसे बड़ी प्लेट है दैट इज़ फॉर राइस, ठीक है, और ये पूरे हमारे पाकिस्तान में जहाँ भी आप जाएँ वहाँ पे हम ये सोचते हैं, और जो सबसे छोटी प्लेट है उसको हम सैलेड वाला कंसिडर करते हैं, और राइस, सालन, हर चीज़ के लिए हमारी इंडिविजुअल प्लेट्स होती हैं, लेकिन सैलेड इज़ फॉर होल फैमिली। तो थोड़ा सा अपनी हैबिट्स ये बनाएं कि कोशिश करें कि रॉ वेजिटेबल का एक पोर्शन आपकी डेली डाइट में हो। वो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफाई मैं ये नहीं कहती कि आप एवोकाडो लेके आए, ये लेके आए, वो लेके, जो सब्ज़ी आपके अप्रोच में वो आपके लिए सैलेड है, वो आप उसको इस्तेमाल करें। और एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, हमारी जो ज़्यादातर कार्डियक डिजीज़ या डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा वो है कि हम एक वक्त में बहुत बड़ा मील ले लेते हैं, तो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक याद रखें, कोशिश करें खाना अपना सैलेड से स्टार्ट करें। अगर आप अपना खाना सैलेड से स्टार्ट करेंगे, हमारी ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एक होते हैं ना, जब आपको भूख लगी होती है, आप खाने के लिए बैठते हैं, तो फिर आपके सामने कुछ भी होता है आप खा लेते हैं, फिर आप ये नहीं सोचते कि ये सेहतमंद है, ये हेल्दी है, अनहेल्दी है, जो भी आप खा लेंगे। एक तो आप खा लेंगे, दूसरी बात ये कि चूंकि आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आप ओवर ईटिंग भी कर लेंगे। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप खाना अपना सैलेड से स्टार्ट करेंगे, एक तो जो आपका साइकोलॉजिकल एक वो होती है ना, एक किस्म की हम कह सकते हैं कि लस्ट होती है आपकी खाने की तरफ, वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका हाफ स्टमक थोड़ा सा फिल हो जाएगा सैलेड से। एंड द अदर थिंग कि आप जब वो खाने की तरफ मतलब वो पोर्शन होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका पोर्शन जो रोटी, चावल, व्हाट्सएवर जो आपके खाने में बना है वो एडजस्ट हो जाएगा।
एक और ज़रूरी चीज़ जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, कोशिश करें अगर आपने रोटी मतलब खाना खा लिया जिसको हम मेजर मील कहते हैं, जिसमें हमारा स्टेपल फूड कार्बोहाइड्रेट है, या रोटी होगी या चावल होगी, ठीक है, अगर वो आपने खा लिया तो उसके बाद किसी मीठे की या फ्रूट्स की गुंजाइश नहीं निकलती। मीठा बंद नहीं, मतलब वो अक्सर पेशेंट कहते हैं ना कि हम डायबिटिक तो नहीं है तो क्यों ना मीठा खाएं। बिल्कुल आप मीठा खाएं, ठीक है, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद या फ़ौरन पहले नहीं। इसी तरह फ्रूट्स भी। एक और ज़रूरी चीज़ कि हम फ्रूट्स खाने बैठते हैं, ठीक है, तो फिर जो हमारी पसंद का फ्रूट होगा फिर हम खुला खाएंगे। मतलब अगर आम का मौसम है तो हम आम खाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कितना खा लिया किसी भी फ्रूट का। तो ये कोशिश करें कि जो है एक वक्त में पोर्शन का ख्याल रखें। एंड द अदर थिंग जो आजकल थोड़ी सी फैंसी चीज़ें हो गई है कि हम जी डिटॉक्स उसके लिए जूस बनाते हैं, वो चीज़ें, तो मैं हमेशा एक बात सिंपल सी कहती हूँ कि जो अल्लाह ताला ने जैसी चीज़ बनाई है कोशिश करें कि उसमें अमेंडमेंट कम से कम करें। यानी अगर नट्स बने हैं, नट्स आर वेरी मच गुड, हेल्दी है, लेकिन अगर वो रोस्टेड या सॉल्टेड बन जाए तो उसका जो हेल्दी एस्पेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसी तरह फ्रूट्स को अगर अल्लाह ताला ने फ्रूट को बनाया है तो उसमें फ़ाइबर की फॉर्म में रखा है, फ़ाइबर उसमें मेंटेन रखा है, जिसकी वजह से जो वो शुगर होती है वो इमीडिएटली आपके ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाती, जो ना सिर्फ आपके मतलब डायबिटिक प्रोफाइल को बल्कि कार्डिक प्रोफाइल को भी मेंटेन रखती है। लेकिन अगर उसको एक सिंपल सी इसकी एक मैं मिसाल दूं कि मैं अक्सर कहती हूँ कि देखें हम रज़ाई बनाते हैं घर में, ठीक है, उस रज़ाई के अंदर हम सिलाई की होती है, ठीक है, वो सिलाई क्यों की होती है? ताकि वो सारी रुई एक जगह इकट्ठी ना हो। ऐसे ही अल्लाह ताला ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में शुगर कंटेंट रखा हुआ है लेकिन उसमें फ़ाइबर डाला हुआ है, जिसकी वजह यानी ग़िज़ाई रेशा डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो शुगर एक जगह इकट्ठी नहीं होती। जब वो आप लेते भी हैं तो वो बहुत स्लोली आपकी बॉडी में रिलीज़ होती है। लेकिन अगर उसको आप जूस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो अक्सर लोग समझते हैं ना कि फ़्रेश जूस ही ले रहे हैं ना, कौन सा हम डब्बे वाला जूस ले रहे हैं, फ़्रेश जूस तो हेल्दी होता है, बिल्कुल हेल्दी होता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि आप चीव कर सकते हैं, आप प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी गुड कि आप फ्रूट्स को एज अ फ्रूट्स लें। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसके लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा बजट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ अपनी लाइफस्टाइल्स चेंज करने होते हैं। दूसरी बात कि जो हम वेजिटेबल्स पकाते भी हैं वो ओवर कुक करके पकाते हैं, यानी उसमें जो फाइबर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हम ख़राब कर देते हैं वो चीज़ें। तो ये कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं। एक और चीज़ जो अक्सर हमसे सवाल किया जाता है कि मैं अंडा इसलिए नहीं खाता कि मुझे ब्लड प्रेशर है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अंडे का ब्लड प्रेशर के साथ कोई कसूर नहीं, लेकिन अंडा जो आपको लगता है कि उबला हुआ अंडा या फ्राई अंडा बग़ैर नमक और काली मिर्च की नहीं खाया जाता, असल कसूर उसका होता है। तो आप कुछ चीज़ें जो हम हर चीज़ पे स्प्रिंकल करते हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो हम सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं, हम जो है सैलड्स ले रहे हैं तो हम सैलड्स के ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं, एग जो मतलब कुछ स्पेसिफिक फूड, इवन हमारे डाइनिंग टेबल पे ब्लैक पेपर और सॉल्ट का एक शेकर पड़े होते हैं। तो ये कुछ हैबिट्स होती है, ये हैबिट्स अपनी चेंज कर लें तो इट विल बी मोर गुड कि आपके बजट को भी इफेक्ट नहीं होगा लेकिन आपकी हेल्थ मेंटेन रही। अच्छा, जैसे अभी आपने अंडे का जिक्र किया, तो ऐसे और क्या लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शंस होते हैं रिगार्डिंग खुराक और हार्ट हेल्थ के? कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स तो ये है हमारे, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें लगता है कि फ़िश इज़ हेल्दी फॉर हार्ट, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि फ़िश इज़ हेल्दी, बट वो फ़िश किस फॉर्म में, ठीक है, वो जिस तरह हम पकौड़ों की तरह फ्राई करते हैं तो इसमें फ़िश कभी भी हेल्दी नहीं रहती। इसी तरह हमें लगता है कि नट्स जो है ना, हम सर्दियों में इसलिए खाते हैं कि नट्स तो मैडम नट्स तो सेहतमंद है ना, इसलिए हम खा रहे हैं। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि देखिए नट्स आप गर्मियों में नहीं खाते, ये भी कमाल नहीं करते, लेकिन सर्दियों में अगर 2 घंटे की मूवी लगा के आप खाते रहते हैं तो भी कमाल नहीं करते। तो मसला ये है कि ये कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, ठीक है। हमेशा अल्लाह ताला के बनाए हुए सारे फूड्स जो है वो हेल्दी है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हेल्दी है। द वे वी आर कंज्यूमिंग दैट फूड वो उसको हेल्दी और अनहेल्दी बनाते हैं। यानी जैसे मैंने आपको फ्रूट्स की मिसाल दी, इसी तरह कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स ये हैं कि हम चावल इसलिए नहीं खाते कि हमें ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तो मतलब ये छोटी छोटी, अब आप सोचें कि आप अगर तंदूर की जिसमें एक बड़ी रोटी जिसमें 4 to 5 सर्विंग कार्बोहाइड्रेट मतलब आ जाते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर आप थोड़े से चावल ले लेंगे तो कोई ऐसा वो नहीं है। तो ये हमारे कुछ जहन में बैठी हुई बातें हैं। इसी तरह एग की, जैसे मैंने बात की कि एग हम नहीं खा सकते क्योंकि वो नहीं वो हो सकता, जूसेस की मिसाल ले लेते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं हमारी उसमें। अच्छा सर, आप ये बताइए, डॉक्टर ज़ैनब ने हमें खुराक के हवाले से बताया कि कैसे हम खुराक को बेहतर करके अपनी दिल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, तो हम अपनी बाकी रूटीन में क्या ऐसी चेंजेस हैं जो कर सकते हैं जिससे हमारी हार्ट हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए? जी अक्सर मेरे ख्याल में ये शायद सबसे बेस्ट और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बेहतरीन सवाल है। तो 3-4 चीज़ें हैं जिसको हम समराइज़ करते हैं और वो मरीज़ों को याद रखने के लिए भी मैं कहता हूँ कि इट्स अ स्टोरी ऑफ 4 Ds। हाँ, 4 Ds हैं। सबसे पहला D इज़ डाइट।
जिसकी डाइट की डॉक्टर जैनब ने बड़ी डिटेल में बात की है। एज आई सेड बिफोर कि साइंटिफिकली प्रूवन जो एविडेंस है वो मेडिटेरेनियन डाइट का बहुत अच्छा है, जिसमें फ़िश, जिसमें सैल्मन वगैरह हैं जो पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल से अवेलेबल है, नट्स हैं, और ऑलिव ऑयल, जिस तरह हमने पहले बात की है कि ऑलिव ऑयल का आधा चम्मच खाने का अगर आप रोज़ कंज्यूम करते हैं तो उससे ऑलमोस्ट 18 to 20% हार्ट अटैक, फालिज और मरने के रिस्क कम हो जाते हैं। नंबर 2 जो डी है वो हमारा ड्रिल है, जिसका मतलब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के ऊपर हम बहुत बात करते हैं, मरीज़ों की बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। एक एज ओल्ड स्टेटमेंट है जो डॉक्टर्स देते हैं और मरीज़ों के लिए भी मुश्किल होती है कि जी आप ब्रिस्क वॉक करें। अब एक पेशेंट है जो चल ही नहीं सकता या व्हील चेयर तो नहीं, ये जो स्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं उसके ऊपर है, उस मरीज़ को ब्रिस्क वॉक आप कहेंगे तो वो करेगा ही नहीं। बहुत से लोगों को घुटने के मसले हैं, वो भी नहीं कर सकते। अगर आप साइंटिफिकली बात करें तो इसके ऊपर एक तो AHA जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसने अपनी स्टेटमेंट अब चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आप वॉक को 2 से 3 हिस्सों में करके भी कर लें 15 to 20 मिनट्स ईच तो वो भी अच्छा है। साइंटिफिकली जो प्रूवन हमारे पास एविडेंस है वो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की स्टडी है जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में छपी है, जो कि इंतहाई हाईली रैंक्ड ऑथेंटिक मेडिकल जर्नल है। उसमें उन्होंने 70 साल से ऊपर ख्वातीन जो होती हैं उनको कई सालों तक फॉलो किया और उन्होंने देखा कि 7,500 जो ख्वातीन कदम लेती हैं उनके अंदर मरने का रिस्क उन लोगों की निस्बत जो इससे कम लेते हैं वो कम हो जाता है, ख़ास तौर पे हार्ट अटैक से मरने का रिस्क। इस स्टडी में जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो लोग 2,500 से कम कदम लेते हैं उनका अपने ही एज फेलोज से जल्दी मरने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो हम अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को ये शौक है कि जी अपने किसी भी ज़रा से एल्डरली पेशेंट के जो कदम है वो गिनते हैं कि जी 100 कदम लिए, 200 कदम लिए, तो अनफॉर्चुनेटली 2,500 कदम से अगर आप कम ले रहे हैं पूरे दिन में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो 2 इम्पॉर्टेंट इंतहाई चीज़ें इस स्टडी में और आई वो ये थी कि ये स्टेप्स अगर आप एक गो में लें या इंटरप्टेड गोज में लें उसमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी आप सारा दिन अगर चलते रहते हैं, चलना मकसद है, खड़े होना काउंट नहीं होता है एक्सरसाइज। अदरवाइज ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन है, दे शुड बी द हेल्दीएस्ट पीपल अराउंड, लेकिन इनके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है। तो एक तो चलना मकसद है कि आपके चलने फिरने के साथ अगर आपके दिन के स्टेप 7,500 तक हो जाते हैं तो हार्ट हेल्थ के लिहाज से वो इंतहाई बेहतरीन है। अगर 2,500 से कम है तो वो आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो एक तो आपने किसी भी तरह ये स्टेप्स पूरे करने, और नंबर 2 ये इट डज़न्ट मैटर कि आप तेज़ चल के ले रहे हैं या स्लो चल के ले रहे हैं या रनिंग करके ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस मर्जी स्पीड पे कदम लिए जाएं, एज लॉन्ग एज आप वो स्टेप्स पूरे करते हैं आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं। जो 10,000 स्टेप्स की एक मिथ है जो बहुत कॉमनली कोटेड है, वो फिटनेस के लिए तो शायद अच्छी हो, लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं वो अराउंड 7,500 स्टेप्स के ऊपर प्लेटो कर जाता है। जो हार्ट को बेनिफिट मिलना है वो अराउंड 7,500 पे मिल जाता है, और इससे ज़्यादा कदम लेने पे साइंटिफिकली प्रूवन ये नहीं है कि मतलब हार्ट की हेल्थ में बेहतरी आती रहे। तीसरी जो डी है वो दैट इज़ ड्रग्स। जो मेडिसिन आपको एक ऑथेंटिक डॉक्टर ने पूरा मुआयना करके दी हुई हैं आपने वो लेनी ही लेनी है। खुद से ब्लड प्रेशर अनफॉर्चुनेटली, शुगर अनफॉर्चुनेटली, कोलेस्ट्रॉल का मसला, हार्ट डिजीज़, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो खांसी नज़ला ज़ुकाम की तरह नहीं है कि आप 1 या 2 हफ्ते दवाई ली और उसके बाद छोड़ दें। ये तो लाइफ लॉन्ग है। एक दफ़ा बीमारी आप में आ गई है तो अब आपने मेडिसिन लेकर ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनको आप क्योर नहीं कर सकते, इनसे जान नहीं छूट सकती, मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। और लास्ट जो डी है जो सबसे शायद इम्पॉर्टेंट है वो आपके डॉक्टर्स हैं कि अगर आपको कोई भी वार्निंग साइंस आ रहे हैं, जैसे हमने बात की है, सांस चढ़ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, घबराहट फील हो रही है, पसीने आते हैं फॉर नो रीज़न, और आपको डायबिटीज़ है और आपको पता है कि आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो आपने अपने डॉक्टर से फ़ौरन एक तो मुआयना करवाना है और सेकेंडली रेगुलर मुआयना रखना है। क्योंकि चाहे आप ठीक भी फील कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी खामोशी से आपके सिस्टम को अंदर से ख़राब कर रही हैं। पाकिस्तान में डायलिसिस के ऊपर जाने की जो 3 आम वजह उनमें शुगर, ब्लड प्रेशर और पथरी हैं। हार्ट अटैक की सबसे कॉमन वजह हाई ब्लड प्रेशर है, और ये वो चीज़ें जो माशरे में ऑलमोस्ट हर चौथे बंदे को हैं, लेकिन हम उसको सीरियस नहीं लेते। तो एक तो अपनी बीमारियों को सीरियस लें, डॉक्टर के साथ रेगुलर मुआयना रखें, एक्सरसाइज रेगुलर रखें, और डाइट का बहुत ख्याल रखें कि डीप फ्राइड आइटम्स अवॉइड करें, हेल्दी डाइट अपनाएं, तो इंशाल्लाह यू विल बी फाइन।
थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने बहुत अच्छी मालूमात हमें फराहम किया। आई होप कि हमारे सुनने वालों के लिए भी ये काफ़ी मुफीद साबित होगी। इस वर्ल्ड हार्ट डे पर याद रखें कि छोटे छोटे स्टेप्स जैसे कि चंद मिनट की वॉक, बैलेंस डाइट और टाइमली चेकअप कराने से आप बड़े मसाइल से बच सकते हैं। इसलिए दिल की सेहत को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। अगर इसके बावजूद भी कोई गैर मामूली अलामत ज़ाहिर होती है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं ताकि टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू।